आप सुन रहे हैं कहानी बेइंतहा सफर इश्क का भाग 43। रंजीत भरसक तेज कदमों से भागता हुआ ऑफिस से बाहर निकल रहा था। वह ऑफिस के कॉरिडोर से होता उसके आउट एरिया तक पहुंचा ही था कि बाहर के बड़े से कांच के दरवाजे के पार उसे भूमि दिख गई, जिससे वे अपनी जगह थमा रहकर अपनी भागती सांसों को नियंत्रण करता रहा। भूमि निकलने के रास्ते पर रुककर झुकी हुई थी और रंजीत थोड़ा ध्यान से देखता है तो मन ही मन मुस्कुरा उठता है। कितना प्यारा दृश्य था। उस मासूम चेहरे पर छाई उलझन भी उसे उतनी ही मासूम नजर आ रही थी। रंजीत अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। भूमि जो अभी भी झुकी हुई थी और अपनी पायल में फंस आए अपने दुपट्टे को छुड़ाने का संघर्ष कर रही थी। वे एक ओर को गर्दन झुकाई थी, जिससे उसके बाल एक ओर को सिमट आई हवा में अटखेलियां कर रहे थे। पहली नजर की दिलकश कशिश की चमक कोई भी उस वक्त रंजीत के चेहरे पर साफ साफ देख सकता था। वे बड़ी दिलकशी से उसकी ओर बढ़ रहा था कि अभी अपनी दिल की दास्तां वह कह सुनाएगा। वे भूमि के पास आते रुका ही था कि भूमि अपनी उलझन सुलझा कर तुरंत उसकी ओर देखती है, जिससे वह हड़बड़ाता हुआ रंजीत कह उठा, अरे आप। मैं चौंकने का अनुभव करता भूमि की ओर बड़ी मुश्किल से देख पाया था और भूमि भी हैरानगी से उतनी ही उसे देख रही थी। कोइंसिडेंटली आप मिल ही गई, तो आप एक और टिकट दे सकती हैं क्या? एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड भी इसमें इंटरेस्टेड रहता है। हो व्हाई नॉट, कहते ही भूमि खुश होती जल्दी से अपना पर्स खोलकर उसमें से टिकट निकालने लगती है। इस एक पल तक वह लगातार भूमि के व्यस्त चेहरे को देख रहा था। भूमि एक टिकट फाड़ कर उसकी ओर बढ़ा रही थी। ये लीजिए और उनसे कहिएगा कि वे ज़रूर देखने आए। ज़रूर कहूँगा। वैसे उसका एक बहुत बड़ा ग्रुप है, तो अगर आपको हर्ज ना हो तो क्या मैं ये सारी टिकट आपसे ले सकता हूँ? मुझे लगता है वह इनसे काफ़ी टिकट खरीद लेगा। कहता हुआ रंजीत भूमि के हाथ से पूरी टिकट लेता हुआ कहता है, पर भूमि अवाक होती कहने लगी, क्या सारी लेंगे? और अगर नहीं बिकी तो सीट्स खाली रह जाएंगी, फिर बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा। कहते कहते भूमि के चेहरे पर उदासी आ गई थी, पर रंजीत मुस्कुराते हुए कह रहा था, विश्वास रखिए एक भी सीट खाली नहीं रहेगी। भूमि के हाथ में पकड़ी टिकट अब रंजीत के हाथ में थी। उसका चेहरा अभी भी अवाक बना हुआ था, जैसे इस बात को समझने की कोशिश कर रही हो। वह जो ही जाने की हुई तो रंजीत फिर जल्दी से कह उठा, एक मिनट, वो क्या है मेरे पास अभी चेकबुक नहीं है। अगर आप अपना नंबर दे देती तो मेरे दोस्त के लिए पेमेंट करना आसान हो जाता। ओके, कहती हुए एक टिकट के पीछे अपना नंबर लिखती हुई हल्के से होठों को विस्तार देती आगे बढ़ जाती है। भूमि को क्या पता था कि जिस बात को वे बड़ी सहजता से ले रही है उस पर रंजीत अपना दिल हार बैठा था। वह टिकट को अपने कोट के अंदर की पॉकेट में रखता हुआ कुछ पल ठहरा, उसे जाता हुआ देखता रहा। अगले 2 दिन भी रंजीत क्या करने वाला था ये उसके दिल को कहाँ खबर थी, और आने वाले वक्त में हालात किस कदर बदलने वाले हैं ये उसे कहाँ एहसास था। रंजीत ही जानता था कि कितनी बार उसने भूमि का नंबर सर्च किया पर कॉल करने की हिम्मत न जुटा सका। पर भूमि को किया वादा जरूर उसने पूरा कर लिया था। अपने पिता के ऑफिस के अधिकतम लोगों को फ्री में टिकट और इंक्रीमेंट देकर उन्हें भूमि के प्रोग्राम में जाने को मना चुका था। अब बस उसे खुद वहां पहुंचना था, जिसके लिए वे अच्छे से तैयार होकर कई बार शीशे में खुद को चेक कर चुका था। वे बस निकलने ही वाला था कि ठीक उसी वक्त किसी तेज आवाज को सुनते उसके कदम ठिठक जाते हैं। उसके पिता फोन पर किसी से बेहद सख्त आवाज में नाराज होते हुए कह रहे थे, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे मेरे बीच एग्रीमेंट हुआ था, क्या तुम ये भी भूल गए? मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा, समझे तुम? समझते क्या हो, मैंने अपने काम से ज्यादा नाम कमाया है, और क्या मैं उस क्षण में गमा दूंगा? हरगिज नहीं। आवाज की तलखी सुनते रंजीत तुरंत उनके पास चला आया। वे हैंडसेट को कसकर पटकते हुए अपना सीना पकड़े बैठ रहे थे। ये देखते रंजीत तुरंत दौड़ता हुआ उनके पास आता उन्हें संभालता है। आप ठीक तो हैं? वे बैठते हुए धीरे से हामी में सर हिलाते हुए अब ध्यान से रंजीत की ओर गौर से देखते हुए कहते हैं, कहीं जा रहे हो? इतना जरूरी भी नहीं है, आप कहीं तो रुक जाता हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, लौट कर आओ तो कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। जाओ अपना काम निपटा कर जल्दी आना। क्या सच में आप ठीक हैं? कहे तो डॉक्टर। नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, तुम बस लौट कर आना। रंजीत कुछ क्षण तक उन्हें ध्यान से देखते हुए उनकी बात पर यकीन करता हुआ उठते हुए कहता है, मैं जल्दी ही लौट कर आता हूँ। वे उन्हें भरोसा देता तुरंत ही बाहर की ओर निकल जाता है। अचानक से उसकी दुनिया खूबसूरत हो गई थी।
वह भूमि के साथ साथ रहा और उसके चेहरे की खुशी देख देख कर वह खुद भी खुश होता रहा। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि इतने सारे लोग उसका प्ले देखने आएंगे, कि बैठने तक की भी जगह नहीं रहेगी। आपके दोस्त तो कमाल के हैं, वाकई उनका नेटवर्क काफी तगड़ा है। मुझे तो आधी सीट भरने की भी उम्मीद नहीं थी। इस पर रंजीत अपनी मुस्कान को भरसक नियंत्रण करता हुआ बस आंखों से आश्वासन देता, अपने मन की बात छिपा ले जाता है। आखिर कैसे कहता कि सारे तो उसके ऑफिस के लोग ही हैं। वह तो मौका देखकर भूमि को डिनर नाइट के लिए जाने का मन बना ही रहा था, पर घर जल्दी पहुंचने का सोचता वह भूमि से बिना कुछ कहे वहां से जल्दी निकल जाता है। वह जिस खुशी की खुशबू समेटे अपने घर पहुंचा ही था कि एकाएक सब कुछ बदल गया। उसके घर के बाहर लोगों का हुजूम खड़ा था। वे साथ में बेहद नाराजगी के साथ खड़े उसके पिता का नाम लेकर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। वे हतप्रभ सा सब देखता रहा। जब तक कुछ समझता तब तक पुलिस की गाड़ी आकर मुख्य फाटक के सामने खड़ी हो गई और उसके अगले ही पल उसकी नजरों के सामने ही उसके पिता को उसके में बैठाया जा रहा था। ये देखते रंजीत दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा। ये सब क्या हो रहा है? आप इन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं? पुलिस उस शोर में कहने के हालात में नहीं थी। पुलिस का आधा ध्यान सेठ धनपत राय को पुलिस की गाड़ी में बैठाने में था, तो आधा वहां उमड़ आई भीड़ को काबू करने में। अब तक उसके पिता रंजीत को देख चुके थे और उसे जल्दी से कहते हैं, बेटा मेरे वकील के पास तुम पहुंचो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, तुम मुझ पर बस विश्वास रखो। पुलिस ने उन्हें इससे ज्यादा कहने का अवसर ही नहीं दिया और वे उन्हें ध्यान से गाड़ी में बैठाकर भीड़ को चीरती हुई निकल गई और उनके पीछे छूटी भीड़ को कुछ पुलिस वाले हटाकर वे भी वहां से निकल गए। ये सब देखते रंजीत को कुछ समझ नहीं आया। अगले ही पल उसके पिता की कही बात को अमल करने तुरंत वे कार को वापसी की ओर मोड़ लेता है। एकदम से हवा का रुख पूरी तरह से बदल चुका था। रंजीत वकील के साथ पुलिस स्टेशन में बैठा था और अपने पिता से मिलने का समय मांग रहा था। वकील उनकी तबीयत का हवाला देकर उनकी बेल कराने में लगे थे। इस सब प्रक्रिया के बीच रंजीत को बहुत ही सीमित समय के साथ अपने पिता से मिलने का अवसर दिया गया। एक अदद छोटा हवा बंद डब्बे जैसा कमरा था, जहाँ एक लंबी बेंच पर उसके पिता दीवार का टेक लिए बैठे थे। डैड, अब ठीक तो है ना? ये सब क्या हो रहा है? रंजीत की हड़बड़ाहट को समझते वे उसे बैठने को कहते हैं। मैं ठीक हूँ बेटा, अभी इनका डॉक्टर देख कर गया है मुझे, मेरी चिंता मत करो। आपको इस हालात में देखकर भी आप मुझसे कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि मैं खुद को शांत कर लूंगा? कुछ भी हो, मैं ज्यादा देर तक आपको यहाँ रहने नहीं दूंगा। वे भरोसे से रंजीत का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, मुझे तुम पर खुद पर से ज्यादा भरोसा है बेटा, और इतना ही भरोसा मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर करो कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन वक्त तो हालात बस इस समय मेरे विपरीत हैं। रंजीत मौन रहकर उनकी बात पर अपना सारा ध्यान लगाए था। वे आगे कहने लगे, तुम जानते हो कि हमारी कंपनी कोई प्रोडक्ट का निर्माण नहीं करती। ये बस एक फाइनेंशियल कंपनी के रूप में काम करती है। मेरी कंपनी कम आय वर्ग और समृद्ध व्यापारियों के बीच एक पुल की तरह काम करती है। समझो आज बस ये पुल कमजोर हो गया है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि पुल टूटा नहीं है, बस कमजोर हुआ है। तुम बस किसी तरह से मेरी बेल करा दो, मैं बाहर आते सब ठीक कर दूंगा। आप फिक्र मत करिए, मैं ज्यादा देर आपको यहाँ रहने नहीं दूंगा। वे उनके हाथ पर हाथ रखता हुआ भरोसा देता है, जबकि एक पुलिस वाला आकर उसे बाहर जाने को कहने लगा था। रंजीत उस पर क्रोध को अपनी आंखों में दबाए वहां से निकल जाता है और उसके बाद अगले कई घंटों से उसके वकील और ऑफिस के मैनेजर से हालात का जायजा ले रहा था। ऑफिस का मैनेजर सारंग जी और वकील दुबे रंजीत के सामने बैठे थे। आधा दिन गुजर जाने के बाद भी उनके हाथ में कुछ नहीं आया था, जिसे रंजीत बहुत अपसेट नजर आ रहा था। दुबे जी, आप डैड का सारा लीगल काम संभालते हैं, कुछ तो रास्ता होगा आपके पास जिससे वे कम से कम जमानत पर तो बाहर आ जाए। वकील दुबे अपना हाथ फाइल पर समेटता हुआ कहना शुरू करता है, रंजीत सर, ये केस इतना भी आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है। राय साहब पर केस करने वाले उनके अपने निवेशक हैं। जब तक निवेशकों को अपनी आरडी का भुगतान नहीं हो जाता वे मानने वाले नहीं हैं। वकील की बात पर निराशा से हाथ मलता हुआ रंजीत अब सारंग जी की ओर देखता हुआ कहता है, सारंग जी, आप तो डैड के सबसे पुराने सहयोगी हैं, क्या आप कुछ भी ऐसा बीच का रास्ता नहीं निकाल सकते? मेरे बस में होता तो मैं राय साहब को एक दिन भी इस तरह के हालात में रहने नहीं देता। उनकी व्यक्तिगत एहसान भी है मुझ पर, लेकिन हालात को समझो रंजीत,
इतना सुनते रंजीत क्रोध में टेबल पर हाथ मारते हुए चीखा, ये है कौन निवेशक जो कल तक उनके साथ थे और अचानक उनके खिलाफ हो गए? अब दोनों बारी बारी से रंजीत को देखते हैं, जो कह रहा था, मुझे किसी भी कीमत में डैड को वहां से बाहर निकालना है, आप बस रास्ता बताएं। वकील तुरंत बोलता है, निवेशकों को तय सीमा में अपना भुगतान नहीं मिला, जिससे उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद राय साहब को कोर्ट की ओर से नोटिस मिला कि अगले 20 दिन में उन्हें उन सारे निवेशकों को 15% ब्याज की दर्ज पर भुगतान करना था। लेकिन राय साहब ने किसी का भी भुगतान नहीं किया, जिसके कारण ही उन्हें हिरासत में लिया गया है। अब मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है और जब तक इसकी अगली हियरिंग नहीं होगी कुछ कह पाना मुश्किल होगा। और वो रकम है कितनी? 8,000 करोड़। सारंगजी सन्न हुए रंजीत का चेहरा देखते हुए आगे कहते हैं, रंजीत वे सारे निवेशक कम आय वर्ग वाले लोग हैं जिन्होंने हमेशा राय साहब की कंपनी पर भरोसा करके चिट फंड के जरिए अपना अपना पैसा लगाया, और राय साहब ने भी हमेशा सही समय पर उन्हें उनका पैसा वापस भी किया है। फिर प्रॉब्लम क्या हो गई? रंजीत तुरंत चीखा, मार्केट में आई एक नई कावेरी चिट फंड योजना आने से समस्या हुई। मतलब? रंजीत हैरान नजरों से देखता रहा। सारंग जी आगे कहते हैं, रंजीत बात को इस तरह से समझो, जब निवेशकों का पैसा मैच्योर होने लगता है तब राय साहब की कंपनी नई नई योजनाओं को लॉन्च कर देती है, जिससे उन निवेशकों का पैसा दोबारा वे बिना वापस किए फिर से अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करा लेते थे, और यही इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी है। उसके बाद उनमें से बहुत ही कम लोग ऐसे होते थे जो अपना पैसा वापस ले लेते थे, जिससे उन्हें किसी भी निवेशक को इकट्ठे धनराशि वापस नहीं करनी पड़ती थी। और इसी विश्वास के चलते इस बार उन्होंने बहुत बड़ी चिट फंड योजना चलाई थी, जिसका सारा का सारा पैसा उन्होंने बहुत सारे व्यापारियों के व्यापार में लगा रखा है, जो तय समय पर ही वापस मिलेगा। इस तरह सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी मार्केट में कावेरी चिट फंड योजना नाम से नई इन्वेस्टमेंट स्कीम आई, जो हमारी कंपनी से कहीं ज्यादा ब्याज दर पर निवेशकों को कम समय में उनका धन दोगुना वापस करने लगी, जिससे सारे निवेशक अब हमारी स्कीम छोड़कर उस नई स्कीम की ओर शिफ्ट हो गए। और समस्या इसी से शुरू हुई। अब राय साहब के लिए उन सारे निवेशकों को एक साथ उनकी धनराशि वापस करना मुश्किल है, और निवेशक इंतजार करने को तैयार नहीं। नई स्कीम लाने वाला है कौन? रंजीत पूछता है। सेठ घनश्याम दीवान, एक उभरते हुए नए बिजनेसमैन, जिन्होंने लगभग हर तरह से कंपनी में अपने शेयर मजबूत कर रखे हैं। वे चाहे इस इन्वेस्टमेंट के स्किप कर सकते हैं। सारंग जी की बात पर रंजीत जल्दी से कहता है, तो देर किस बात की है? उनसे मीटिंग करिए, उन्हें समझाइए कि वे इस समय के लिए एक तरह उस समय के लिए इन्वेस्टमेंट को उसे अपना हाथ खींच ले, तो शायद निवेशकों पे कुछ दबाव बने। बिल्कुल, बात करते, पर वे मिले तब ना। इवन धवल साहब ने भी काफी कोशिश की थी बात करने की, उनके बीच मौखिक समझौता भी हुए थे। रंजीत के हतपथ चेहरे को देखते हुए सारंग जी आगे कहते रहे, मैं खुद कई बार कोशिश कर चुका हूँ, पर दीवान साहब ने अभी तक मिलने का समय नहीं दिया। अगर मिल पाता उनसे तो कुछ समय के लिए अपना इन्वेस्टमेंट रोकने की प्रार्थना भी कर सकता। तो सारंग जी बताइए कि अब आगे क्या कर सकते हैं? रंजीत परेशानी में हाथ मलते हुए पूछता है। सारंग जी आगे कहते हैं, अब बस एक आखिरी उम्मीद, वे 2,000 निवेशक ही हैं। अगर उनमें से कुछ भी लोग अपना केस वापस ले ले तो हमारा केस मजबूत हो जाएगा। तो देर किस बात की है? उनमें से कुछ निवेशकों को मजबूर कर दीजिए अपना केस वापस लेने के लिए, बाय हुक और बाय क्रुक। ये क्या कह रहे हो रंजीत? अगर राय साहब को पता चला तो ये उन्हें कतई अच्छा नहीं लगेगा। अगर उन्हें ऐसा ही करना होता तो वे जेल ही क्यों जाते? लेकिन मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकता। आप बस उनमें से कुछ निवेशकों संग मेरी मीटिंग कराइए, बाकी सब मैं खुद देख लूंगा। ठीक है रंजीत, मैं बात करके अभी बताता हूँ। कहते हुए सारंग जी के साथ वकील भी उठकर बाहर चले जाते हैं। अब कमरे में अकेला रंजीत बैठा परेशानी में अपना माथा मसलने लगता है। इस वक्त अपने पिता को बाहर आने के सिवाय उसके दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा था कि तभी एक नौकर आता है जिसके हाथ में कॉर्डलेस फोन था, और जिसे उसकी ओर बढ़ाता हुआ वह कह रहा था, साहब एक फोन बार बार आ रहा है। किसका? रंजीत चौंक जाता है। पता नहीं साहब, उसमें उनका संदेश सेव है। रंजीत तुरंत उसके हाथ में कॉर्डलेस फोन लेता हुआ उसमें सेव संदेश सुनता है। रंजीत जी, मैं भूमि बोल रही हूँ।
आपने हमारी संस्था की जो मदद की उसके लिए हम आपके सम्मान में हमारी ओर से आज शाम 7 बजे एक पार्टी रखी गई है। मुझे उम्मीद है आप इसमें ज़रूर आएंगे। रंजीत आंख बंद किए उस संदेश को पहचान सकता था। ये भूमि थी जो ज़रूर उसे निमंत्रण दे रही थी, और एक तरफ उसकी दुनिया कितनी मजबूर थी, वह चाह कर भी उसकी ओर कदम नहीं बढ़ा सकता था। तभी एक आवाज़ उसे फिर से चेतन में लाती है। रंजीत जल्दी चलो, कुछ निवेशकों संग मीटिंग फिक्स हो गई है, तुरंत आओ। ये सारंग जी थे जो शायद अभी गए नहीं थे और फोन पर ही उन्होंने मीटिंग फिक्स कर ली थी। वे उठा और बाहर निकला ही था। उसकी आवाज़ सुनते वे कॉर्डलेस फोन को टेबल पर छोड़कर आगे बढ़ जाता है। सेठ दीवान सोच में डूबे अपने सामने बैठे शख्स की बात सुन रहे थे जो उनका सेक्रेटरी बिज था। सब मार्केट पूरी तरह से आपके होल्ड में आ चुकी है, लेकिन बस एक समस्या है। अगर किसी बड़े बिजनेसमैन ने धनराशि से उनकी मदद कर दी तो आपकी स्कीम का असर कम हो जाएगा। और वो कौन हो सकता है? सेठ धवल बाई, जो सेठ धनपत राय के बड़े अच्छे मित्र भी हैं और सुना है अपने बच्चों के आपस में विवाह को इच्छुक भी हैं। एक बस वही है जिनके शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा जगह बनाए हैं। लेकिन उनके कुछ शेयर ऐसे भी तो होंगे जो दूसरी कंपनियों के पास होंगे। उन्हें खरीद लो ताकि उनकी कंपनी में हमारी कंपनी की भी हिस्सेदारी हो जाए। बाकी और किस तरह से उनसे बात करनी है ये मैं खुद देखता हूँ। ओके सर, कहता हुआ ब्रिज उठकर बाहर निकल जाता है। उनके जाते सेठ दीवान फोन उठाकर एक कॉल लगाते हैं। उस पार से हड़बड़ाए हुए फोन उठाया जाता है। यह आकाश था जो किसी होटल के रूम में किसी लड़की संग अपने अंतरंग पल बिता रहा था, और उसे इस तरह अपने पिता का फोन आने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कहिए डैड, तुरंत वापस आओ, तुम्हारी शादी तय कर रहा हूँ, ये हमारे बिजनेस के लिए ज़रूरी है। ओके डैड। उसके इतना कहते फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और आकाश फ़ोन रखता हुआ एक गहरा सांस छोड़ता हुआ अपने बगल में लेटी लड़की की ओर देखता है जो परेशान भाव से उसकी ओर देखती हुई कह रही थी, तुम्हारी शादी? आकाश, तुमने तो मुझसे शादी का वादा किया था। हो बेबी, वादा किया था, एग्रीमेंट साइन तो नहीं किया। फिर उन्माद में जाने में क्या क्या कह बैठता हूँ, मुझे खुद भी याद नहीं रहता। बेफिक्री से हंसते हुए आकाश अब उठकर कपड़े पहनने लगता है, जबकि वो लड़की रुआसी सी उसकी ओर ही देख रही थी। जिंदगी बहुत कम मौका देती है खुद को संभालने का, और यही ठीक रंजीत के साथ हुआ। ठीक 7 बजे भूमि को रंजीत का इंतजार कर रही होगी। इस वक्त रंजीत निवेशकों संग मीटिंग कर रहा था। बहुत तरह से समझाने और अपनी दलील रखने के बाद वह उन कुछ निवेशकों को अपनी शिकायत में से कुछ पॉइंट हटाने पर आखिर मना पाया, जिसके बाद आखिर अगली सुनवाई उसके पिता की जमानत हो पाई। वे घर वापस आ गए, लेकिन रंजीत उनकी हालत देखते मायूस हो उठा। एक ही दिन में उनकी हालत काफी बदतर नजर आने लगी थी। उनकी ऐसी हालत देखते रंजीत उनसे बच्चों सा लिपट गया। अरे रंजीत बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गया हूँ, आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। अपनी बेहद थकी हुई धीमी आवाज में कहते धनपत राय उससे अलग होते चुपचाप बिस्तर पर बैठ जाते हैं। उन्हें ठीक से लटाकर रंजीत कुल पल तक उनके पास बैठा रहा। ये उसका दिल ही जानता था कि उन सब के हालात से वो किस दर्द से गुजर रहा था। उसके पिता आंखें बंद के लेटे जरूर थे, पर उनकी आंखों के भीतर बहुत कुछ चल रहा था। इधर रंजीत भी हद तक खुद को जब्त किए मौन रहा। तभी उनका साइलेंट मोबाइल उसकी पॉकेट में झंझना उठा, जिसके वे तुरंत कमरे से बाहर निकलते कॉल रिसीव करता है। उसके पास सारंग जी थे जो जल्दी जल्दी अपनी बात कह रहे थे। राय साहब को जमानत पर रिहा किया गया है, तो रंजीत हमारे पास बहुत ही कम समय है, जो करना है जल्दी करना होगा। निवेशक ज्यादा देर शांत नहीं बैठेंगे। तो क्या दीवान साहब से मिलने का समय दिया उन्होंने? नहीं, अभी भी नहीं। मैं खुद परेशान हूँ, क्योंकि इस समय एक वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन उनसे मिले तो कैसे? कुछ क्षण के मौन के बाद रंजीत आगे कहता है, मेरे पास एक तरीका है। यहाँ हर रोज किसी न किसी बिजनेसमैन की पार्टी होती रहती है। बस आप पता करिए कि वे आज रात किस पार्टी में मिलेंगे। मैं वहीं पर उनसे मिलने की कोशिश करूंगा। आई होप सो ये आइडिया काम कर जाए, मैं पता करके बताता हूँ। कॉल के डिस्कनेक्ट होते रंजीत वापस अपने पिता के पास जाकर बैठ जाता है। धवल भाई अपने ऑफिस में अपने सेक्रेटरी अनमोल के साथ बैठे मौजूदा हालात पर बात कर रहे थे। सर, इन सब समय राय साहब के शेयर बुरी तरह के लगातार गिर रहे हैं, और इस वक्त अगर सामने आकर आपने उनकी मदद की तो इसका फर्क आपके शेयरों पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये मामला मनी लॉन्ड्री तक आ पहुंचा है।
ये सुनते धवल भाई एकदम से कुर्सी की पुष्ट से उठते हुए जल्दी से बोल उठे, ये क्या कह रहे हो? मुझे धनपत पर पूरा विश्वास है, वे गलत काम कर ही नहीं सकता। ये सब जानबूझकर उसकी कंपनी को बदनाम करने की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। मैं समझ रहा हूँ सर, पर यह बात आपके मेरे कहने से कोई नहीं मानेगा। जब तक सब कम से कम उनकी पहली हियरिंग नहीं हो जाती, तब तक तो आप सामने ना ही आए तो अच्छा होगा। ये सर बस मेरा सजेशन है। ये सुनते धवल भाई हाथ मलते हुए उदास भाव से कहते हैं, ये कैसी व्यवसायिक मजबूरी है कि मैं चाह कर भी अपने दोस्त की मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं बैक स्टेज तो उसकी मदद कर ही सकता हूँ। कहते कहते कोई उम्मीद की चमक उनके हाव भाव में नजर आने लगी, जिसे वे आगे कहने लगे, अनमोल, अगर मैं रंजीत को बैक स्टेज कुछ रकम जुटा कर दे दूं तो कम से कम कुछ निवेशकों का भुगतान करने से उन्हें संभलने के लिए कुछ समय तो मिल ही जाएगा ना। ठीक है सर, मैं देख कर बताता हूँ, कहता हुआ अनमोल तुरंत उठकर बाहर चला जाता है। और तो धवल भाई सोचने की मुद्रा में फिर से कुर्सी की पुष्ट से पीठ जोड़कर बैठ जाते हैं। अभी कुछ पल बीता ही था कि अनमोल थोड़ा हड़बड़ाते हुए उनके केबिन में प्रवेश करता है, जिससे वे हैरानगी से उसकी ओर देखते हुए पूछ बैठते हैं, क्या हुआ अनमोल? सर, अभी आप कोई भी रकम खुद मार्केट से नहीं निकाल सकते। क्या मतलब? साफ साफ कहो अनमोल। दीवान कंपनी ने आपकी कंपनी के लगभग 40% शेयर अपने होल्ड में कर लिए हैं। इससे जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी, आप कोई भी बड़ा अमाउंट अपनी ही कंपनी से नहीं निकाल सकते। ये कैसे हुआ? मेरी कंपनी के शेयर तो बटे हुए थे। जी, बस उन्हीं सारे बटे हुए शेयर्स को दीवान्स कंपनी ने अपने होल्ड में ले लिया है। इसे ना चाहते हुए उन पर निर्भरता हो ही गई है। वे ऐसा क्यों कर रहा है? ये नया उभरता हुआ बिजनेसमैन है और मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए वे लगातार हर कंपनी के अधिकतम शेयर खरीद कर उसमें अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। और इस वक्त वाकई मार्केट में उनकी CNCR ग्रोथ हाई है। अब तो आपको उसे बात करने से ही कुछ पता चलेगा। ये सुनते धवल भाई परेशानी में अपना माथा मसलते हुए कहने लगे, इस समय मैं चाह कर भी अपने दोस्त की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर किस मुंह से उससे मिलने जाऊँ? वे वापस भी आ गया और मैं उससे मिलने भी नहीं गया। लेकिन अब चाहे जो दांव लगाना पड़े, मैं दोस्ती का धर्म जरूर निभाऊंगा। अनमोल, मुझे इसी वक्त दीवान इंटरप्राइजेस के चेयरमैन से मिलना है। अनमोल सिर हाँ में हिलाते हुए केबिन से बाहर निकल जाता है। शाम होते होते इस बिजनेसमैन की दुनिया किसी न किसी महफिल में जाकर सिमट जाती थी। उस पार्टी में लगभग सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन मौजूद थे। आखिर यही मौका होता था जब वे व्यक्तिगत रूप से करीब आते, अपने व्यवसाय को बढ़ाने का व्यक्तिगत चेष्टाएं करते। भूमि अपने पिता के साथ वहां आई थी। अपने पिता को बड़ों के साथ बातें करते देख वे कोना पकड़े बैठी किसी अपनी ही हम उम्र वाली से बात कर रही थी। रंजीत भी उस पार्टी में पहुंचा। वह भी दीवान से बात करने के मौके की तलाश में आया था, पर भूमि पर निगाह जाते उसकी नजरें उसी पर टिकी रह गई। काफी देर उसकी नजरों से बचता हुआ वह उसे ही निहारता रहा, पर उसके पास नहीं जा सका। वैसे भी धवल भाई को दीवान साहब से बात करते देख वह उनके हटने का इंतजार कर ही रहा था। धवल भाई आज दीवान एंटरप्राइजेस के चेयरमैन सेठ घनश्याम से मिलने के मूड से आए थे, पर नहीं जानते थे कि आज के बाद से बहुत कुछ उनके जीवन का बदल जाने वाला था। वे सेठ दीवान से अपने शेयर की रीसेलिंग पर बात करते हैं, जिस पर बड़े सटीक भाव से कहने लगे, धवल भाई, आप तो व्यवसाय के पुराने खिलाड़ी हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके शेयर्स पर मेरी कंपनी से जुड़ते उनकी फेस वैल्यू बदल गई है। जहां वे सुनते धवल भाई का भाव अवाक रह गया था, वहीं दीवान साहब उसे तेवर में अपनी बात कहते रहे। बड़ा छोटा सा हिसाब किताब है। आप जानते हैं, बिना लागत के मूल्य नहीं मिलता। मैं आपके बिजनेस स्कूल की बड़ी कदर करता हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि अगर आप और हम मिलकर इसे करेंगे तो हम मार्केट का स्ट्रक्चर ही बदल देंगे। तो तुम चाहते क्या हो? आपका साथ, दीवान साहब कहते हुए अपने पीछे खड़े आकाश को उनकी नजरों के सामने करते हुए कहता है, ये मेरा बेटा आकाश है। मैं चाहता हूँ कि हम अपने व्यवसाय को रिश्तों में बांध लें, तो आपके घर में बेटे की कमी दूर हो जाएगी। धवल भाई इस बात के लिए कतई तैयार नहीं थे कि दीवान व्यवसाय की बात करते करते व्यक्तिगत हो जाएंगे। ये वे हतप्रभता से आकाश को देखते हैं, जो बड़े ही फर्मादार बेटे की तरह वहां खड़ा हुआ था। ज्यादा मत सोचिए, आपकी बेटी के लिए मेरे बेटे से बेहतर कोई नहीं हो सकता, और फिर शादी के बाद वे सारे शेयर मैं आपकी बेटी के विवाह का गिफ्ट समझकर आपको दे दूंगा। ये आखिरी वाक्य जानकर कहते दीवान साहब धवल भाई के अवाक हाव भाव को देखते रहे। ये उनकी चाल का तुरुप का पत्ता था।
जिसका असर उसके हाव भाव में नजर आने लगा था। वे कुछ पल के मौन के बाद धवल भाई आगे कहते हैं, व्यवसाय का तो तुम्हारी मर्जी दीवान, और रही बात मेरी बेटी की शादी की, तो उसके लिए एक बेहतर शख्स मैं पहले ही देख चुका हूँ। कहते हुए वे उसकी नजरों के सामने से जाने लगे, लेकिन तभी कुछ याद आते वे फिर से दीवान की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, और हाँ, मुझे अपने घर में दामाद की जरूरत है, बेटे की नहीं, क्योंकि मेरी बेटी मेरे लिए बेटों से बढ़कर है। दोनों हाथ जोड़कर वे विपरीत दिशा में चल देते हैं। दीवान से बात न बनते देख धवल भाई भूमि के साथ अब वहां और देर नहीं रुकते, अब वापस घर चले जाते हैं। दीवान साहब भी जिस मकसद से आए थे वो होते वे भी पार्टी से निकलने लगे थे। दूर से रंजीत उन दोनों को बात करते देख रहा था। वह नहीं जानता था कि उनकी आपस में क्या बात हुई, पर उनके अलग होते वे सारंग जी की ओर जाकर उन्हें रोकने का संकेत देता है। सारंग तेज चलते हुए दीवान साहब को रोकते हुए कहते हैं, दीवान साहब थोड़ा समय दीजिए, आपसे बात करनी है। वे इस भाववास की ओर मुड़ते हुए चश्मे के पार से उसे घूरते हुए देखते कहते, ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेकर आ, मुझे भी जल्दी है। वे फिर जाने को मुड़ने लगे तो सारंग जी जल्दी से कहने लगे, सेठ धनपत राय से आपका एग्रीमेंट हुआ था, बस उसी खातिर आप थोड़ा व्यक्तिगत सोच लीजिए। आपके एक फैसले से उनका व्यवसायिक जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगले 3 साल। सारंग जी की बात अधूरी रह गई। दीवान साहब कई तेवर से उसकी ओर देखते, हाथ दिखाकर उसे रुकने का इशारा करते हुए कहते, व्यवसाय भावनाओं से नहीं किया जाता, अर्थ से किया जाता है, जो आज की तारीख में मेरे पास है। दीवान साहब जिस सख्त लहजे से अपनी बात कह रहे थे, उससे दरवाजे के बाहर खड़े सारंग अपनी जगह जमे रह गए। जंगल में जब एक पेड़ बड़ा होने लगता है तो बाकी के पौधों को उसके लिए छोटा होना पड़ता है, समझ गए ना? कहते हुए वे तुरंत बाहर की ओर मुड़ जाते हैं। आकाश भी उनके साथ साथ था। उनके पोस्ट तक आते ड्राइवर कार लगा देता है, जिससे वे तुरंत ही वहां से निकल जाते हैं। रंजीत भी उनकी बात को सुनता अवाक अपनी जगह खड़ा रह गया। पीछे रह गए सारंग और रंजीत हताशा से उन्हें जाता हुआ देखते रहे। रंजीत अब तक ये तो समझ गया था कि अपने व्यवसाय के लिए दीवान किसी भी हद तक जाने वाला इंसान है, पर उसके पिता और उनके बीच किस एग्रीमेंट की बात हो रही थी ये अब तक उसे नहीं पता था। ये किस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं? चलो रंजीत, रास्ते में मैं तुम्हें सब बताता हूँ। वे साथ में वहां से निकलने लगते हैं। गुजरात में व्यवसाय में बहुत सारे वादे मौखिक ही होते हैं और उनका गुजराती निष्ठा से पालन भी करते हैं, क्योंकि वे अपने वादे के पक्के होते हैं। जब दीवान नया नया यहाँ आया तो राय साहब ने उसकी नई कंपनी में विश्वास करके उसे काफी धन निवेश के लिए दिया, जिसका अच्छा खासा रिटर्न भी दीवान ने वापस किया। वह महत्वाकांक्षी दीवान लगभग हर व्यवसाय में अपना जाल फैलाना चाहता था। तब चिट फंड योजना को लेकर भी उनके बीच एक मौखिक वादा हुआ कि अगले 5 साल तक बाजार में इस योजना को वे अकेले चलाएंगे। लेकिन अगले 2 साल में जब राय साहब की सबसे बड़ी योजना लॉन्च हुई, तभी दीवान ने भी अपनी कावेरी योजना लॉन्च कर दी। वैसे व्यवसाय की नज़र में वे ऐसा कर सकते थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये राय साहब के लिए गलत था, जिस पर उन दोनों के बीच बहस भी हुई। लेकिन दीवान ने अपनी योजना वापस लेने से मना कर दिया। बस यही मौखिक एग्रीमेंट था। राय साहब बहुत सीधे प्राणी हैं, नहीं तो इतने बड़े निवेश करने के बदले वे दीवान से उसका लिखित एग्रीमेंट कराते। लेकिन उन्होंने दीवान पर भरोसा किया, जिसका परिणाम तुम देख ही रहे हो। ये सुनते रंजीत की आंखों में जैसे खून उतर आया। वे मुट्ठी भींचे अब सारंग के विपरीत देखने लगा था। वापस घर आते वे अपने पिता के पास आया, जो अभी भी लेटे हुए थे। उनके पास आते वे उनका हाथ पकड़े उनका चेहरा गौर से देखते हुए देख रहा था। वे बहुत नेक इंसान थे और बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास भी कर लेते थे। क्या उनकी इसी अच्छाई का उन्हें आज परिणाम मिल रहा है? वे आंखों के वेग को रोके जाने से रोक नहीं सका। रंजीत जी, बेटा वर्तिका से मिलने का बहुत मन हो रहा है, क्या अभी तुम उसे हॉस्टल से ले आओगे? अभी इसी वक्त आधी रात हो रही थी, पर पिता की इच्छा उसके लिए उनका आदेश था। वह उन्हें भरोसा देता तुरंत वर्तिका को लेने उसके हॉस्टल के लिए निकल जाता है। 3 घंटों का रास्ता किस तेजी से उसने पार किया ये बस उसका मन ही जानता था। वह जिस तेजी से गया था उसी तेजी से वापस आते ही वर्तिका को लिए उनके कमरे की ओर भागता है। ये रात आज उसके जीवन की नई गाथा लिखने वाली थी। जहां रंजीत की आंखों में कर्तव्य की अग्नि सुलग रही थी, वहीं धवल भी दोस्ती की आंच में खुद को जलता हुआ महसूस कर रहे थे। पता था दीवान अपनी बात मनवा के रहेगा
और अगर धन जुटाना है दोस्ती के लिए तो उसका शादी का प्रस्ताव उन्हें मानना ही पड़ेगा। इसी कश्मकश में धवल भाई की आंखों में नींद नहीं थी। वे लगातार जागते हुए तब से किताब का एक पन्ना खोले ही बैठे थे। भूमि किसी कारण से उठी और अपने पिता के कमरे की जलती बत्ती देखकर उनके पास आती है। आप अभी तक जाग रहे हैं? वे चौंक कर उसकी ओर देखते भूमि का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, बेटी, अगर मैं तुमसे बिना पूछे तुम्हारी शादी तय कर दूं तो क्या तुम मेरी बात मानोगी? भूमि अचानक इस प्रश्न पर अवाक अपने पिता का चेहरा देखती रही। उसके पिता की नम आंखों में उसकी ओर देख रही थी। तभी भूमि ने ऐसा कुछ कहा जिस पर वे अपनी आंखों को बहने से न रोक सके। मुझे अपने पापा पर पूरा विश्वास है, तो आपके फैसले पर भी उतना ही विश्वास है। रंजीत जैसे ही अपने पिता के पास पहुंचा, वे अभी भी लेटे दिखे, जिससे वे उनके पास आते हुए कहता है, डैड उठिए, देखिए वर्तिका आ गई है। रंजीत वर्तिका का हाथ पकड़े खड़ा था। वे नहीं सुनते। वे सीने पे कोई फोटो फ्रेम रखे खामोशी से लेटे थे। रंजीत आगे बढ़कर वो तस्वीर उठाकर रखने लगता है कि उसके पिता का हाथ बिस्तर के नीचे गिरता हुआ लगभग झूल जाता है। उस पर रंजीत की जैसे दिल की धड़कन ही रुक गई। तस्वीर रंजीत और वर्तिका के बचपन की थी, जिस सीने से लगाए हुए वे इस दुनिया से जा चुके थे। बहुत बड़ा फैसला था तो धवल भाई ने सिर्फ दोस्ती की खातिर ले लिया और रात में ही सेठ घनश्याम को फोन करके बताने का तय किया। मजबूरी में किए गए फैसले अपने हाव भाव में उसकी छाप छोड़ ही देते हैं, जिसे भावती उनकी पत्नी आखिर पूछ बैठी, क्या सच में आप भूमि की शादी दीवान परिवार से करने का मन बना चुके हैं? अपने हाव भाव को समेटे गहरा श्वास खींचते हुए वे कहते हैं, वक्त ने इससे ज्यादा सोचने का मौका ही नहीं दिया। बाकी बेटी की किस्मत, फैसले तो लेने ही पड़ते हैं। अब आगे जाकर वे गलत हो या सही, कुछ भी साबित हो सकते हैं। ये हमारे बस में तो नहीं है ना। आखिर वे फोन पर सेठ दीवान को अपना फैसला बताते हुए कहते हैं, अब आप अगर आज ही वो शेयर्स मेरी कंपनी के नाम कर दे तो देखिए धवल भाई, मैं आपके व्यवहारिक गुणों का बड़ा प्रशंसक हूँ। आपको पता होगा ये लेन के साथ देन भी आता है। धवल भाई बहुत अच्छे से उनकी मंशा समझ चुके थे कि दीवान कच्चा खिलाड़ी कतई नहीं है। आखिर वे उसकी बात मान लेते हैं। वे जो चाहते थे सेठ दीवान ने उन्हें दे दिया, और जो दीवान चाहते थे वो इतनी जल्दी संभव नहीं था, तो उन्होंने सुबह के अखबार में आकाश और भूमि की शादी होने की खबर निकलवाने की उन्हें इजाजत दे दी। एक ही पल में रेत की तरह समय उन सबकी हथेली से सरक गया। धवल भाई जिस रुपयों के इंतजाम के साथ सेठ धनपत राय के घर आए, उन्हें क्या पता था कि वो वक्त अब निकल चुका है। बाहर से ही कुछ अनहोनी होने का आभास उन्हें मिल गया। बड़े हॉल में काफी लोग एकत्र थे और कुछ लोग राय साहब के कमरे में भी आ जा रहे थे, पर उनका ध्यान किनारे बैठे रंजीत पे गया, जिसकी गोद में सर रखे वर्तिका शायद सो गई थी। वे किसी रुके तूफान की तरह बैठा नजर आ रहा था। वे उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछते हैं, ये सब क्या हो गया? आवाज सुनते रंजीत उनकी ओर नजर उठाकर देखता है। उनकी आग्नेयी आंखें बता रही थी कि वे दर्द में कितना भीगी और कितना जागी हुई थी। वे धीरे से वर्तिका का सर रखकर उसे उठाकर उठता हुआ अपने पिता के कमरे की ओर बढ़ जाता है। रंजीत को कुछ ना कहते देख वे उसको आवाज लगाते हुए कहते हैं, रंजीत बेटा, ये सब क्या हो गया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं धनपत को उस मुसीबत से निकाल ही लेता। अब रंजीत उनकी ओर मुड़ता हुआ सख्त स्वर में कहता है, डॉक्टर का कहना है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। वह शायद असल कारण मैं डॉक्टर भी नहीं जानता। रंजीत, जानते हैं डैड हमेशा एक बात कहते थे, हमारे पास क्या है ये इतना जरूरी नहीं, जितना हमारे संग कौन है ये जरूरी है। फिक्र मत करिए, उनके सारे अधूरे काम मैं पूरा करूंगा, साथ ही उनका हिसाब चुकता भी करूंगा, वो भी सूद समेत। दांत पीसते हुए वे तेज कदमों से आगे बढ़ जाता है। उसके आगे बढ़ने के साथ उसके पैरों में फंस आया था अखबार का एक टुकड़ा भी, जो बुरी तरह से कुचल जाता है, जिस पर धवल भाई का भी ध्यान चला जाता है। वे आज का वही अखबार था जिसमें आकाश और भूमि की शादी होने की खबर हेडलाइन की तरह छपी थी। रंजीत समझता रहा कि धवल भाई और दीवान मिल गए थे और उन्होंने चाह कर भी उसके पिता की मदद नहीं की। बची कसर आकाश और भूमि की शादी की इस खबर ने इस बात को और भी पुख्ता कर दिया। अतीत कितना कुछ ले जा चुका था रंजीत से, और बदले में एक रूखा बेजान इंसान बनाकर छोड़ दिया था उसे।
सब कुछ खोने के बाद अब बस वर्तिका ही उसके पास थी, जो उसकी एकमात्र दुनिया थी। इसके बाद का वक्त रंजीत ने खुद अपने हौसले पर तय किया। न धवल भाई की मदद ली और न कभी पलट कर पीछे देखा। जब भी अपनी वादा कर कर धवल भाई दोस्ती के साथ अपनी दोस्ती की आखिरी उम्मीद भी खो चुके थे। एक तरफ भूमि की आकाश के साथ शादी हो गई, तो दूसरी तरफ अपने पिता की गई इज्जत वापसी के लिए रंजीत ने शराब की स्मगलिंग का रास्ता चुना और उस रकम से अपने पिता कर आए सारे कर्ज को चुकता किया। कर्ज तो चुका दिया गया, पर जिस दलदल में वह फंसा उससे वह फिर बाहर नहीं निकल सका। रंजीत का अतीत उसके जहन में दर्द की तरह गुजर गया। जिस दर्द को अपने सीने में दबाए पिछले 10 सालों से वे खामोशी अपने अंदर ओढ़े था, लेकिन आज वो किसी टूटे बांध में तब्दील हो गई थी। देर रात तक आकाश अपने केबिन में ही था। वह दीपांकर से बैठा कुछ डिस्कस कर रहा था कि तभी एक कॉल में उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। हाय जाडू, कैसे हो? क्या मुझे भी याद नहीं कर रहे? उस पार स्टेला थी, जो अपने ही अंदाज में लहकती हुई बोल रही थी। जबकि उसकी आवाज सुनते आकाश का मूड पूरी तरह से उखड़ गया, लेकिन अब की वह उससे संभल कर बात करने लगता है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। ओह रियली? तुमसे दोबारा मिलना है, बोलो कहाँ मिलोगी? आकाश ही जानता था कि आज उसके मन के भाव उसके शब्दों से कतई मेल नहीं खा रहे थे। वूहू, लगता है पिछली हमारी मुलाकात वाकई जबरदस्त रही, जिससे पुराना आकाश अब वापस आ रहा है। हाँ, सच में मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब की बार की मुलाकात तुम्हें हमेशा के लिए याद रह जाएगी, आई प्रॉमिस। उफ, ऐसे कहोगे तो मेरा दिल और भी मचल उठेगा, और फिर जो कहने के लिए फोन किया था वो सब मैं भूल जाऊंगी। स्टेला नजाकत से अपनी बात कहती रही और आकाश फोन लिए खामोश बना रहा। अच्छा, एक क्लिप भेजी है, उसे देखो तो। ये सुनते मोबाइल में की एक अन्य स्क्रीन में वे उसका भेजा क्लिप वीडियो देखने के बाद तुरंत कहता है, ये तो वही वीडियो का क्लिप भर है जो मैंने तुम्हें भेजा था। हाँ पता है, पर जरा ध्यान से देखो तो। हाँ हाँ, देख लिया, क्या खास इसमें? रंजीत दिख रहा है, आखिर उसी पार्टी का वीडियो है। डैम इट, जरा ध्यान से देखो रंजीत की आंखों की दिशा की ओर। हाँ हाँ, देख लिया। अब ये बताओ क्या कहना चाहती हो? अब आकाश थोड़ा झल्ला उठाता। वाकई तुम जैसे बंदे से मैंने ये कैसे उम्मीद ही कर ली कि तुम आंखों की भाषा पढ़ पाओगे, जिसे जिस्म के आगे कुछ दिखता ही नहीं। स्टेला के कहने से आकाश का तेवर चढ़ रहा था, फिर भी वह किसी तरह से अपने आप को संयमित किए रहा। चलो मैं बताती हूँ। रंजीत की निगाह बस भूमि पर टिकी है। आई मीन तुम्हारी बीवी पर। क्या कुछ चक्कर था इनका? क्या बकवास कर रही हो? आखिर आकाश फट पड़ा। बकवास नहीं, बल्कि खास बात ढूंढ रही हूँ। अब इस बात से मतलब क्या निकालना चाहती हो? हम तो बाल की खाल निकालने वाले हैं, बस कोई क्लू मिलना चाहिए, फिर वो भी सामने से आते जो किसी ने सोचा भी नहीं होता। तुम। आकाश पूरी तरह से दांत पीस कर रह गया था। ओह डार्लिंग, कहना तो नहीं चाहती थी, ऐसा करते बुरा भी लग रहा है, पर क्या करें। मैंने पेरिस से हैंडबैग और सैंडल मंगा ली। सोचा तुम मुझे कोई गिफ्ट नहीं देते तो क्या इसे तुम्हारी ओर से मैं गिफ्ट मान लेती हूँ। तो मैंने इसका बिल तुम्हारे पास भेज दिया है। तुम्हें बुरा तो नहीं लगाना जानू? कहती हुई स्टेला उस पार से तेजी से हंस रही थी, क्योंकि फोन लिए आकाश पूरी तरह से भरनाया हुआ था। लेकिन इस बार वह ठान चुका था कि स्टेला का वो कुछ तो करेगा ही। वर्तिका का अपने भाई का इस तरह दरवाजा बंद करके चले जाना मन को टीस से भर गया। जब दरवाजा खटखटाने पर भी रंजीत ने नहीं खोला तो वर्तिका उस कमरे की अन्य चाबी खोज कर लाती कमरे को झट से खोल देती है। दरवाजा खुलते उसकी नजर की सीध में अंदर अंधेरे कमरे में बैठे अपने भाई पर जाती है। यह अंधेरा उसे अपने दर्द को छिपाने के लिए आज कम पड़ गया। वर्तिका ने उसका दर्द समझ लिया। वे दौड़कर आती आती अपने भाई से लिपट गई। रंजीत इतना टूटा था कि बहन का मर्म इस नहीं पाते बिलख कर बिखर गया। वे वर्तिका की गोद में सर रखे किसी छोटे बच्चे की तरह बिलख रहा था। न रंजीत खुद को रोक सका, न वर्तिका ने ही उसे रोका। अपने भाई को उसके दिल का दर्द बहाने से वे आज भी रोकना नहीं चाहती थी। जाम में मोहब्बत ज़ह इश्क है, पूछो न पूछो सब सताए हुए हैं। मांगते हैं खुदा से प्यार न दोबारा हो, प्यार न दोबारा हो। ये इश्क इंसान के जीने की वजह बनता है, तो कभी कभी मौत से भी ज्यादा तकलीफ दे देता है। और ये बात वर्तिका के लिए समझनी कोई मुश्किल नहीं थी। या आखिर वह भी तो खुद भी इस हालात से गुजर चुकी थी। लेकिन क्या करती,
कहाँ जोर चला है इस दिल पर। रंजीत अभी भी अपनी बहन की गोद में सर रख के बेरोक अपना दर्द बहा रहा था। एक सख्त मजबूत इंसान की तरह जीते जीते वह थक चुका था। आज वह सिर्फ इंसान बन के बिखरना चाहता था। वर्तिका भी चुपचाप अपने भाई को समेटे थी, जैसे हर बार अपने भाई को वह उसका भाई उसे समेट लेता था। दर्द का एहसास हर बार शब्दों का मोहताज नहीं होता। उसके लिए कभी कभी मौन भी किसी ब्लैक होल की तरह हो जाता है, जहां वे अपना दर्द चुपचाप उझेल कर खुद को खाली कर जाता है। वर्तिका भी अपने भाई को आज खुद को खाली करने से रोकना नहीं चाहती थी। वे मन ही मन खुद से कह रही थी, भैया मैं नहीं जानती कि अतीत में क्या हुआ आपके साथ, और जानकर भी मैं किसी भी तरह से उस अतीत को बदल तो नहीं सकती, लेकिन आने वाले पल को बदलने का प्रयास जरूर कर सकती हूँ। इसलिए अब मैं आपको और अकेला नहीं रहने दूंगी। अब से मैं अपने भैया के लिए दुल्हनिया खुद ढूंढूंगी। खुद को मन ही मन वचन देती ही वर्तिका अपने भाई का सर हल्के हल्के सहलाने लगी थी, जैसे माँ रोते बच्चे को चुप कराती हुई करती है। दीवान मेंशन से दीवान साहब के लिए उनकी कार उनके तय समय से पहले ही लेकर ऑफिस की ओर निकल चुकी थी। आज कोई बहुत जरूरी मीटिंग थी, जिसके लिए वे जल्दी ही ऑफिस पहुंच रहे थे। आकाश भी बस निकल ही गया था, जबकि अरुण निकलने के लिए झटपट तैयार हो रहा था। अपने वार्डरोब को खोलते सहसा ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी वार्डरोब कभी इतनी व्यवस्थित नहीं रही, क्योंकि अक्सर कपड़ों की मैचिंग ढूंढने में वे सारी अलमारी को तितर बितर कर देता था। पर आजकल तो उसकी वार्डरोब ऐसी ही रहती, जैसे हर वक्त उसकी देख रेख की जाती हो। उसके सबसे आगे लगे मैचिंग कोट पैंट को निकाल कर वह तैयार ही हो रहा था कि एक नौकर आकर उसे नाश्ता लगाने के लिए पूछता है। अरुण कोट को पहनता पहनता उसकी ओर मुड़ते हुए कहता है, बस झटपट एक स्कीम्ड कॉफी ले आओ। वे हाँ में सर हिलाते हुए जाने लगता है, तो अरुण फिर जल्दी से उसे टोकता हुआ कहता है, और हाँ उजला से बोलना बनाने को। फिर सर हाँ में हिलाता हुआ वह तुरंत कमरे से बाहर चला जाता है। आदम कद शीशे में अपने कपड़ों को चेक करते वे बाल सेट करते करते कमरे की बालकनी तक आता है। सुबह की ठंडी ओस से अभी भी बालकनी का कोना कोना भीगा था, जिस पर पड़ती धूप जैसे उसमें सुनहरी किरकिरी बिखेरी थी। वह सुबह की धूप में हीरे की भांति चमक रही थी। अभी उनका ध्यान उस हो रही था कि कोई हंसी की तेज आवाज उसके कानों पर पड़ी। वह चौंक गया। वह पहचान सकता था उस आवाज को। ये उजला की हंसी की आवाज थी। देखो मुझे ना यूं तंग मत करो, मैं फिर नहीं आऊंगी तुमसे मिलने। अरे अरे छोड़ो ना मुझे। देखो मुझे तंग करोगे ना तो रूठ जाऊंगी तुमसे, और बहुत बुलाने पर भी नहीं आऊंगी तुम्हारे पास। और उनकी बालकनी का मुहाना पीछे गार्डन की ओर गुलता था। तो क्या वे गार्डन में है? किसके साथ? इन आवाजों ने उसे पल में बेचैन कर दिया। आवाज सिर्फ उजला की आ रही थी, जिसे लग रहा था जैसे वो खुद भी उस बंधन से छूटना ही नहीं चाहती थी। छोड़ो ना बाबा। अब जैसे अरुण के लिए रुकना नामुमकिन हो गया, और बिना समय गवाए वह तेज कदमों से लगभग दौड़ता हुआ कमरे से निकला, और सीढ़ी तक आते एक साथ 3-4 कदमों में सीढ़ियां पार ही कर गया। अब वह मेन हॉल से तेजी से निकल ही रहा था, जब दूसरी ओर से वही नौकर हाथ में ट्रे लिए उसकी ओर आता हुआ कह रहा था, छोटे मालिक उजला दीदी नहीं मिली तो मैं बना लाया कॉफी। वे कप लिए खड़ा रह गया, और अरुण उसे अनदेखा करता हुआ बाहर निकलने लगा। वह इतनी तेजी से पीछे लॉन की ओर भाग रहा था कि उसकी उफनती सांसें आसानी से सुनी जा सकती थी। वे लगभग वहां पहुंच ही गया, जहां उजला के होने का एहसास हुआ कि अचानक सामने का दृश्य देखते उसके पैर एक जगह तमे रह गए। लॉन के उस हिस्से पे उजला अभी भी बेतहाशा हंस रही थी, और बड़ी उसके आसपास घूमता हुआ कभी उछलता उसकी कमर तक खड़ा हो जाता, कभी उसके पैरों के पास ही लौट जाता। हर हाल में जैसे भी उसे जाने नहीं दे रहा था, जबकि हाथ में ऊन पकड़े बार बार उसे जबरन गुस्सा दिखाती उसे हटाने लगती, पर बड़ी उसे घेर लेता। ये दृश्य देखते अरुण के सहमे हाव भाव अब आश्चर्य में बदल चुके थे। वे अब उसकी नजरों से छुपा दीवार की ओट लिए खड़ा रहा। अब उजला उसे दिख तो नहीं रही थी, पर उसकी आवाज बेरोक उसकी तरफ आ रही थी। वह दीवार की ओट लिए चुपचाप खड़ा था, पर क्यों, ये वो खुद भी नहीं जान सका। तभी बड़ी उजला के संग खेलता खेलता हुआ उसके हाथ में पकड़ा ऊन का गोला उसके हाथ से गिरा देता है, और जान कर उसे एक और उड़का देता है। ये क्या किया? देखो खुल गया, तो फिर से मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। उजला रूठी सी आवाज में कहती है, पर बड़ी जिसे जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था, और उस गोले को और आगे की ओर लुढ़का देता है।
वो गोला लुढ़कता हुआ ठीक अरुण के पास आ पहुंचा था। जब तक अरुण कुछ समझता, उजला दौड़ कर उसे उठाने आती है और यही वक्त था जब दोनों की निगाह आपस में मिल जाती है। जहां अरुण को इस तरह खड़ा देख वे हैरान थी, क्योंकि अरुण ऑफिस जाने को बिल्कुल तैयार खड़ा था, तो वे लॉन में क्यों आया? तो वही अरुण बिल्कुल बुरी तरह से खुद को इस तरह से पकड़े जाने पर झेप गया था। वे भरसक खुद को उसकी ओर से अनदेखा दिखाने की कोशिश करता है, पर शायद वे इस नाटक में नाकामयाब रहा और उजला उसे इस तरह जाते देख मनी मन मुस्कुराती हुई इसके विपरीत चली जाती है। वहीं बड़ी अब यूं शांत बैठा था, मानो उसने कोई बड़ा काम निपटा कर बैठा हो। उजला के जाते अरुण बड़ी के पास आता, उसके पास लॉन में बैठ जाता है। इससे बड़ी उसके पास आता, उसके पैरों के पास सर झुकाए बैठ जाता है। अरुण उसका सर धीरे धीरे सहलाते हुए अब कह रहा था, क्यों फिजूल में दिल लगा रहा है? वो अपनी नहीं है, पराई है। कहते हुए यूं एक गहरा श्वास भीतर से बाहर छोड़ता है, मानो वो ये बात खुद को समझा रहा हो, जबकि बड़ी अपने जूतों के पास सर झुकाए आंख बंद किए था, जैसे उसने ये बात को सुनी ही ना हो। आखिर क्या बदल रहा है अरुण और उजला की जिंदगी में? रंजीत के अतीत से वाकिफ होने के बाद वर्तिका आखिर क्या करने वाली है? सबकी जिंदगी यूं कैसे उलझ कर रह गई है, कैसे सुलझेगी? जानने के लिए सुनते रहें बेइंतहा सफर इश्क का। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।